तो आज की कहानी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में मास का ठीक ठीक जो रोल रहता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यह मुद्दा जिस कहानी का अगला पड़ाव है, उस कहानी की शुरुआत में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला को डिराइव किया था कि वो फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा क्यों होता है, और फिर उसी के अगले पड़ाव में जाकर हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था। टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। हमने ये देखा था कि टॉर्क आखिर पोजीशन वेक्टर और वेक्टर फोर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट ही क्यों होता है। उसी कहानी का अगला पड़ाव है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि इसके नाम में आखिर ये इनर्शिया आता क्यों है। तो जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फोर्स लीनियर मोशन में उसका अपना एक रोल होता है, रोटेशनल मोशन में भी ठीक ठीक वही रोल प्ले करता है, फोर्स का ही एक एनालॉग जिसे कि टॉर्क कहा जाता है और जिसे ज्यादा टेक्निकली मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। हम कह सकते हैं लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ फोर्स का वही रोल होता है। अब अगर इसके नाम में आप गौर से देखें इसके नाम को, तो इसके नाम में है मोमेंट ऑफ तो है ही, साथ ही साथ इनर्शिया है। आखिर इस इनर्शिया का मतलब क्या होगा? देखिए, मास के दो सैद्धांतिक गुणधर्म होता है, मूलभूत गुणधर्म होता है। एक तो गुणधर्म वो है कि मास अपने ही जैसे, मतलब दूसरे मास के आसपास या फिर कहें उसके अस्तित्व के कारण मास उसके प्रति आकर्षित होता है, जिसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। मास जितना बड़ा होगा वो उतना ही अधिक आकर्षित होगा, उसमें उतना अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। ये मास का एक गुणधर्म है। और मास का दूसरा गुणधर्म ये है कि मास के स्टेट को अगर चेंज करना है, बॉडी के स्टेट को अगर चेंज करना है, यानी उसमें एक्सीलरेशन इंपार्ट करना है, तो हमें वहां पर फोर्स अप्लाई करना होता है। अधिक मास है किसी बॉडी में, अधिक मास यानी कि अधिक फोर्स अप्लाई करना होगा उतना ही स्टेट में चेंज करने के लिए। यही मास का ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है, इसी को इनर्शिया कहा जाता है। भले ही डेफिनेशन में आप किसी भी तरह से इनर्शिया को पढ़े, दैट वेरी थिंग, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मास इज नथिंग बट इनर्शिया। तो आप इनर्शिया को मास जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं, वो मास का ही एक प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन इसे हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, मोमेंट ऑफ मास। जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ फोर्स का वही रोल है, वैसे ही लीनियर मोशन में मास जो रोल प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रोल प्ले करता है। तो ये आखिर है क्या, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, और ये इसका जो भी फॉर्मूला होता है, जैसे भी स्ट्रक्चर के लिए जिस तरह का भी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आया कहां से, इसके लिए हमें फंडामेंटल स्तर पर, मूलभूत स्तर पे जाके देखना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉडी लेते हैं, एक पॉइंट मास लेते हैं। वो पॉइंट मास जो है, वो पॉइंट मास में हम लोग रोटेशनल मोशन देंगे। मान लेते हैं कि एक बड़ा बॉडी है, एक बड़ा सा बॉडी है, उस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट हम यहां पर देख रहे हैं। और ये बड़ा सा जो बॉडी है, जो वर्चुअल बॉडी है, जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसका ये पार्ट है, वो रोटेट कर रहा है। आखिर छोटे छोटे चीज़ों के साथ अगर हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करें या फिर उनके बीच का रिलेशन पता कर ले, तो फिर बड़े बॉडी के लिए हम आसानी से उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा वो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके या फिर दूसरा कोई किसी टेक्निक से। तो हमें आखिरकार फिजिक्स में हमें करना क्या होता है, छोटे स्तर में जाके चीज़ों को डिराइव करना पड़ता है, और फिर बाद में हम उसे चाहे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े स्तर पे उसे लाने के लिए। लेकिन अगर हम बड़े स्तर के लिए हम किसी चीज़ को डिराइव करें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि छोटे स्तर में भी एग्जैक्टली वही सही होगा।
तो इसीलिए एक छोटा सा मास ले लेते हैं, पॉइंट मास लेते हैं। पॉइंट मास जो है एक बड़ा सा मास का एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं। बड़ा सा मास रोटेट कर रहा है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हमारा जो चोजन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वो जो उसका जो ओरिजिन है यहाँ से पार हो रहा है, एंड एक्सिस इज लाइक दैट। ये जो पेन आपको दिख रहा है ये एक्सिस है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये पार्टिकल मुझे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए दिखेगा। लेकिन अगर यही पार्टिकल, अगर इसे सिंगुलरली हम इसे कंसीडर करें तो हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगर ये बड़े बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है और ये इस तरह से बड़ा बॉडी रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है, जिसका एक छोटा सा पार्ट ये है। तो अभी हम मानेंगे इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है, ये इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। अब एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी हमें दिखा कि इस बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इस बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेट अस से दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v, दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v। सो और बॉडी का मास जो है, बॉडी का मास जो है, लेट अस से कि बॉडी का मास है m, बॉडी का मास है स्मॉल लेटर m। तो यहां से हम ये आसानी से कह सकते हैं कि इस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है, इस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू इस बॉडी का मास इनटू इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वेलोसिटी का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अ वेक्टर डॉटेड विद द सेम वेक्टर, उससे क्या होता है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज दोनों में डिस्टेंस सेम होता है। v और v के बीच डिस्टेंस सेम, माफ कीजिएगा, डायरेक्शन सेम होगा। सो सेम डायरेक्शन डॉट करेंगे तो आपको 1 मिलता है वहां पर। So, आप कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज स्पीड का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। तो ये तो हम ट्रांसलेशनल मोशन के सेंस में कह रहे हैं। यहां पर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी इज v, उस समय इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी इज v, जिसका मास m है, हम कह रहे हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी इतना है। लेकिन आखिरकार इसे हमें रोटेशनल मोशन के साथ तो इंटररिलेट करना होगा ना, क्योंकि ये जिस बॉडी का पार्ट है वो बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उस बॉडी के रोटेशन को समझने के लिए हमें इसे रोटेशनल मोशन का जो क्वांटिटीज़ है उसके साथ रिलेट करना होगा। यानी ये जो वेलोसिटी है, हम इसे वेलोसिटी के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी को, हम इसे एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करना चाहेंगे। क्योंकि बॉडी जब रोटेट करेगा तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग बॉडीज़ में, उसी बॉडी के भीतर जो अलग अलग पार्ट्स है उसमें तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा। जो बॉडी एक्सिस के सामने है वो धीरे घूम रहा होगा, जो एक्सिस से जितना दूर होगा वो उतना तेजी से घूम रहा होगा। दैट मीन हम वेलोसिटी के साथ इंटर रिलेट नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, हमें इंटर रिलेट करना होगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो अब यहाँ पर अगर इसमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v हुआ तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ इसमें जो रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ये आप जानते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा डिराइव करके देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा, ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ से मान ले ये बॉडी जो है एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है। अब ये बॉडी छोटे से समय dt समय बाद ये बॉडी हमें कहाँ पर दिखता है, ये बॉडी हमें थोड़ा सा आगे दिखता है। लेट से बॉडी हमें यहाँ पर दिखा, यही बॉडी यहाँ पर दिखा। कितने समय बाद, dt समय बाद, बहुत छोटा सा समय बाद। बहुत छोटे से समय में ये थोड़ा सा आगे निकल गया। अब यहाँ से अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ ठीक इसी तरह से, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा एंगल मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटे समय में ये बहुत छोटा सा एक एंगल सबटेंड करेगा। लेट अस से दैट एंगल इज d थीटा। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क लेंथ होगा ऑब्वियसली, ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज ds। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू ds dt या ds डिवाइडेड बाई dt, इस बार कह सकते हैं।
सो v इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt। ये हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा फिर? अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं तो हमें मिलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी हम यहां पर कहेंगे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि यूनिट टाइम में वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। सो इस केस में ये छोटा सा एंगल सबटेंड करने में इसे dt टाइम लगा, तो हम इसे कह सकते हैं दैट इज d थीटा ओवर dt। सो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को इंटर रिलेट करना चाहता हूं तो मुझे देखना होगा कि ds और d थीटा के बीच रिलेशन क्या होगा। उस रिलेशन को पता करने के लिए चूंकि ds इज द आर्क लेंथ, तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए होगा जिस रेडियस में ये घूम रहा है, जिस सर्कल में ये घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। लेट अस से दैट रेडियस इज r। अगर ये रेडियस r हुआ, अगर ये रेडियस r होता है तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि दैट ds इज इक्वल टू r d थीटा। तो यहां पर ये dt भी रहेगा। तो ये बड़ा क्लियर है यहां से, इफ ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू d थीटा dt और v इज इक्वल टू r इंटू d थीटा dt, तो हम यहां से कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये बड़ा ही क्लियर है। सो v और ओमेगा को इंटर रिलेट किया जा सकता है इस तरह से। हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोशन के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी के तौर पे हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। हम चाहते हैं उसी काइनेटिक एनर्जी को, इस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसी काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के तौर पे रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर जैसे लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, हम चाहते हैं रोटेशनल मोशन में हमें लीनियर वेलोसिटी तो मिलेगा नहीं, हर एक पार्ट का अलग अलग लीनियर वेलोसिटी होगा, तो वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो हम चाहते हैं चूंकि एंगुलर वेलोसिटी पूरे बॉडी में सेम होगा, एक बॉडी अगर रोटेट कर रहा हो तो उसका हर एक पार्टिकल एक्सिस के अबाउट सेम टाइम पीरियड में सेम एंगल सबटेंड करता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्ट का सेम होता है रोटेशनल मोशन में एक बॉडी का। तो उसी एंगुलर वेलोसिटी को यूज करते हुए हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पर हम ये नहीं जानते हैं यहां पर क्या आएगा। हम चाहते हैं बॉडी में एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जहां पर कि हम ये कह सके रोटेशनल मोशन में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमें ढूंढ निकालना है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इनटू उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक जैसे लीनियर मोशन में होता है बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू उसका मास इंटू उसका वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक वैसा ही हम एक फिजिकल क्वांटिटी चाहते हैं यहाँ पर। वो फिजिकल क्वांटिटी आएगा कैसे? चलिए देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी कैसे आएगा। अब चाहे आप लीनियर मोशन के सेंस में देखें या फिर रोटेशनल मोशन के सेंस में देखें, इस पार्टिकल का एनर्जी जो है सो है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो जितना है उतना है। चाहे आपका नजरिया चाहे कुछ भी हो, इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इसके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी इस हिसाब से जितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इस हिसाब से भी तो उतना ही होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मैं के नाम दे देता हूं। चलिए के नहीं, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते ही हैं, तो यहां पर हम कहेंगे, हम जो फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं उसे हम कहेंगे आई। इस आई को हमें पता लगाना है, यानी ये दोनों क्वांटिटीज अगर सेम हुआ तो हम कह सकते हैं कि हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वेयर्ड। अब ओमेगा चूंकि v डिवाइडेड बाई r होगा, या फिर v को आप r ओमेगा लिख सकते हैं। तो ऐसी अगर बात है तो यहां से मैं पहले ही हाफ और हाफ कैंसिल कर दूंगा चूंकि कैंसिलेबल है। सो i ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू m इंटू v को हम ओमेगा इंटू r चूंकि कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर।
बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल कर दें, आपको मिलेगा वो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसे हम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहते हैं जिसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, तो फिर हम इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। सो हमने एंगुलर वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटर रिलेट कर लिया, जहाँ पर हमें एक क्वांटिटी मिला, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लीनियर मोशन में मास का ठीक जैसा रोल होता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ठीक ठीक वही रोल होता है। तो यहाँ हमें जो मिला, यहाँ पर हमें जो मिला एक छोटा सा पार्टिकल, एक पॉइंट मास। हम मास को बहुत बड़ा नहीं मान सकते, इसीलिए मैंने पॉइंट मास कहा पहले, क्योंकि मास को आप बहुत बड़ा, इसका डायमेंशन को बड़ा अगर मान लेंगे तो उसका एक पार्ट कम डिस्टेंस दूर होगा, दूसरा पार्ट ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगा। जैसे मान ले अगर आप इतना बड़ा मान लेते मास को, मास हमने इतना बड़ा मान लिया, तो यहाँ जो पार्टिकल्स है वो तो उसके लिए आर छोटा हो जाएगा, यहाँ जो पार्टिकल है उसके लिए आर बड़ा हो जाएगा। देन वी कैन नॉट से, हम इस फॉर्मूला को लगा ही नहीं पाएंगे, फिर ये वैलिड ही नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आर, कौन सा आर, सामने वाला आर या दूर वाला आर या फिर बीचों बीच वाला आर। सो ये कंफ्यूजन होगा, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद पॉइंट मास। फिर आगे देखा जाएगा, हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है, हम अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स लगा के बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स का नॉलेज लगा के और अपना जो कॉमन सेंस है उसे लगा के हम बड़े मासेस के लिए भी तो पता कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर फंडामेंटली हमें पता है कि एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस अगर पता हो, आर इज द डिस्टेंस, अगर वो पता हो तो हम ये तो पता कर ही सकते हैं। सो कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इतना डिस्टेंस दूर हो, उस पॉइंट मास का मास अगर m हो, तो फिर उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है mr²। दैट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो जो मास है वो एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है। जैसे कि टॉर्क में भी होता है, फोर्स आप कहाँ लगा रहे हैं इस पे निर्भर करता है कि टॉर्क जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो कितना बनेगा। ठीक वैसे ही अब इंटरेस्टिंग एक चीज देखिए आप, अगर मैं यहां पर दो बॉडीज मान लेता हूं, दो बॉडीज मान लेते हैं, दो बॉडीज कनेक्टेड है, दो बॉडीज एक बहुत हल्का सा, एक बहुत ही हल्के से एक रॉड के साथ कनेक्टेड है, इस तरह से, ऐसे हम बहुत हल्का, पतला, छोटा, नेग्लिजिबल मास, हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है इसका और इसका मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि एक बड़ा बॉडी है, रोटेट कर रहा अबाउट दिस एक्सिस, उसी का दो भाग, ये एक भाग, ये दूसरा भाग। उस समय आपको ये वर्चुअल रॉड कंसिडर करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए रॉड कंसिडर करते हुए चलते हैं। दिस इज अ मासलेस रॉड। उद्देश्य समझिए, आपको सवाल में अक्सर आप पाते हैं देयर इज अ मासलेस स्ट्रिंग, देयर इज अ मासलेस पुली। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो आपको पहले सीखना है, जो समझना है, उसे आप ठीक ठीक अप्लाई कर लीजिए। फिर तो पुली में मास आएगा, स्ट्रिंग में मास आएगा, फिर वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी इनिशियली जब हम लोग चीज़ों को सीखते हैं तो हमें कहा जाता है दो बॉडीज़ हैं, दोनों कनेक्टेड है एक मासलेस रॉड से। ऐसा इसीलिए कहा जाता है ताकि आप सिर्फ इन दोनों बॉडीज़ के अस्तित्व के कारण हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैदा हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले सीख लीजिए, पहले जान लीजिए। उसके बाद रॉड में मास अगर आएगा तो वही लॉजिक यहाँ लगा के, यहाँ लगा के, यहाँ लगा के, यहाँ लगा के, यहाँ 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 हर जगह लगा के इंटीग्रेट करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन पहले इसे तो सीख जाइए। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही नियम होता है, आपको इनिशियल डेज में ऐसी चीज़ें बताया जाता है या दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है जो अटपटा सा लगता है। मासलेस रॉड, मासलेस इसीलिए कहा जाता है। आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो ये एक बड़े मास का दो छोटे छोटे हिस्से हैं। अब दोनों हिस्सा मैंने ऐसा कंसीडर किया है
कि दोनों एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर है। जैसे कि ये बॉडी जो है ये भी r डिस्टेंस दूर है इस सेंटर से या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, यहाँ भी इसका डिस्टेंस r। लेट अस से इसका मास है m1 और इसका मास मैं m2 ही मान लेता हूं। तो दोनों रोटेट कर रहा है एक ही साथ, सेम एंगुलर वेलोसिटी, सो दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसके लिए भी उसके लिए भी। तो अब अगर मैं इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी पता करूं, मतलब ये दोनों मिला के जो सिस्टम बन रहा उसका अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पता करता हूं तो मैं यहां पर कहूंगा दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, दैट मीन T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब अगर आप इसके काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे दैट इज हाफ इनटू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। दूसरे बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जैसे कि हम जानते हैं इससे पहले हमने डिराइव किया है कि I1 शुड बी m1 r squared and I2 इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस शुड बी m2 r squared। तो अगर वही मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मैं ये कहूँगा दैट इज इक्वल टू हाफ, मैं पहले तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 और ओमेगा स्क्वायर्ड। आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इसे चलिए I से डिनोट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा बॉडी का बना हुआ सिस्टम रहे तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का एडिशन, जैसे यहां पर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दैट्स व्हाई इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ इनटू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का एडिशन, समेशन। इस चीज को अगर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखता हूं तो ये तो एक फंडामेंटल रूल आपको मिल गया, फंडामेंटल लॉ आपको मिल गया कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, या फिर कहें उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। उसे अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स में स्प्लिट कर लें, इंडिविजुअल सेक्शंस में स्प्लिट कर लें, तो हर एक सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द सेम एक्सिस, हर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन सब का समेशन हो जाएगा टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चीज़ को थोड़ा सा स्प्लिट करके अगर हम देखें, कैसे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 को तो हम ये कह सकते हैं m1 r स्क्वेड, और I2 को हम कह सकते हैं m2 r स्क्वेड। ध्यान से देखें, हमने अब जो आपको देखना है उसमें ये ध्यान रखें कि दोनों बॉडीज सेम डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, इसलिए r स्क्वेड। इस r स्क्वेड को हम कॉमन ले सकते हैं, सो m1 प्लस m2 और r स्क्वेड। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये क्या है, m1 प्लस m2 इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल मास है, टोटल मास, इंडिविजुअल मासेस m1 एंड m2, टोटल मास हो गया, लेट अस से टोटल मास इज m एंड दैट टोटल मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दो पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम, इसका टोटल मास m1 प्लस m2। तो हम ये पा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या मिल रहा है, टोटल मास इनटू r स्क्वेड।
यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आर स्क्वेयर्ड कॉमन आउट इसीलिए हुआ क्योंकि यहां आर दोनों बराबर है। ये R1 होता, ये R2 होता तो हम कॉमन आउट नहीं कर पाते। हम कॉमन आउट कर पाए इसीलिए क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है। अब हम कह सकते हैं एक सिस्टम, दो मासेस से बना हुआ सिस्टम, एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर है, सीधे हम कह सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टोटल मास इनटू आर स्क्वायर्ड, दैट मीन एक्सिस से डिस्टेंस। यानी कि उसी लॉजिक से अगर मैं यहां से इसी पार्टिकल को ऐसा ही m मास का जो पार्टिकल था जिसे हमने दो फ्रैगमेंट्स किया, एक फ्रैगमेंट यहाँ दूसरा फ्रैगमेंट यहाँ, अगर मैं तीसरे फ्रैगमेंट को यहाँ रखता हूँ m3 और मान लेता हूँ कि m में m3 भी इंक्लूडेड है, मान लेता हूँ मैं। अब हमने m को तीन फ्रैगमेंट में तोड़ा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m, और तीनों को मैंने ऐसा सिचुएट किया कि एक्सिस से बराबर डिस्टेंस दूर है, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस r है। तो अब अगर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होगा, विद द सेम लॉजिक हम कहेंगे टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3, जो भी टोटल मास बना, लेट अस से टोटल मास इज m। शर्त यही है कि हर एक फ्रैगमेंट जो है, फ्रैगमेंट ऑफ मास जो है, वो एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर होना चाहिए। तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं टोटल मास इंटू आर स्क्वायर्ड। विद द सेम लॉजिक, विद दैट वेरी लॉजिक हम कह सकते हैं टोटल मास इंटू आर स्क्वायर्ड। यानी कि अगर मैं m मास लेता हूं और उसे मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, पूरे इस r रेडियस के सर्कल में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक रिंग मिलेगा, मुझे एक ऐसा रिंग मिलेगा। रिंग के हर एक फ्रैगमेंट को अगर आप देखते हैं, हर एक फ्रैगमेंट, चाहे वो फ्रैगमेंट यहाँ पर हो, चाहे फ्रैगमेंट यहाँ पर हो, या उसके बगल में हो, या उससे कहीं दूर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, हर एक फ्रैगमेंट का एक्सिस, हाँ शर्त यह है कि एक्सिस ये होना चाहिए जो कि इस सर्कल का सेंटर होगा, इस रिंग का सेंटर होगा, यहाँ एक्सिस होना चाहिए। तो हर एक पार्ट जो है सेंटर से बराबर डिस्टेंस दूर है। लेट अस से कि ये जो सर्कल है ये r रेडियस का सर्कल है, तो हम ये कहेंगे कि हर एक फ्रैगमेंट जो है इक्वल डिस्टेंस r डिस्टेंस दूर है, ये भी r, ये भी r, 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 r इक्वल, चाहे आप वो छोटा सा मास का हिस्सा कहीं पर भी ले। तो फिर अगर यहाँ पर इस रिंग का मास m हुआ, और इसे मैं कैपिटल R कर देता हूं इस बार, अगर ये r रेडियस हुआ तो हम क्या कहेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है। हमने m मास लिया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हर एक फ्रैगमेंट जो है r डिस्टेंस दूर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसका मास इनटू ये r का स्क्वायर्ड होगा। जैसे यहाँ पर हमने जो लॉजिक लगाया था, टोटल मास इनटू आर स्क्वायर्ड, शर्त यही है कि मास का हर एक फ्रैगमेंट बराबर डिस्टेंस r डिस्टेंस दूर रहे। सो टोटल मास इनटू आर स्क्वायर्ड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही शर्त का पालन हमने यहाँ पर भी किया है। रिंग जो है, रिंग उसके सेंटर से उसका हर एक सेक्शन बराबर दूरी में होता है। लेट अस से दैट डिस्टेंस इज r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज mr स्क्वायर्ड। अब यही लॉजिक को थोड़ा अगर मैं प्रोपगेट करता हूं, एक मास लेता हूं, मास को रिंग के बजाय इसी रिंग को खींच के मैं तीसरा जो डायमेंशन है थर्ड डायमेंशन में ले आता हूं खींचकर, मतलब इस डायमेंशन में प्रोपगेट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा, मुझे एक ऐसा हॉलो सिलेंडर मिलेगा। इसी रिंग को, इसी मास को हमने स्ट्रेच कर दिया ऐसे। तो अभी अगर आप यहां पर भी देखें, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा हो कि ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो सर्कुलर सरफेस होगा, सर्कुलर फेस होगा इसका, ये जो फेस है इसके ठीक सेंटर से पार हो और नीचे वाले फेस के भी सेंटर से पार हो, यानी कि सिलेंडर को अगर मैं मोड़ के देखता हूं तो मोड़ के ये ऐसा दिखे सिलेंडर, ऊपर से अगर देखे तो एक्सिस अगर यहां से पार हो रहा हो इस तरह से नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस बोर्ड, तो फिर वो एक्सिस जो है ये वाला होगा।
तो अब भी आप देखिए ये m मास, लेट अस से कि ये m मास है इसका, ये जो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर बहुत पतला होना होगा। देखिए मोटा हो जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत है। थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, अगर इसी का विड्थ मैं इतना बड़ा कर देता हूँ, ये जो है इसका विड्थ जो है काफ़ी मोटा हो गया, तो फिर यहाँ पर जो मास है इसके लिए ये मास जो है यहाँ सिचुएटेड मास और यहाँ सिचुएटेड मास जो है उसके लिए आर चेंज कर जाएगा, ड्रास्टिकली चेंज करेगा। ये जितना पतला होगा हमारा यूज़ किया हुआ फॉर्मूला, हमने जो डिराइव किया फॉर्मूला, वो उतना सटीक बैठेगा। इसे आप जितना पतला से पतला इसे मान सकते हैं, इसका विड्थ जितना पतला से पतला होगा। सो ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसका विड्थ सफिशिएंटली पतला है। जितना ज़्यादा ये पतला होगा आपका फॉर्मूला उतना एक्यूरेट होगा। जितना ये मोटा होते जाएगा आपका रियलिटी जो है आपके फॉर्मूला से उतना ज़्यादा डेविएट करता जाएगा। सो ये बहुत पतला है, रिम इसका मतलब इसकी मोटाई बहुत कम है, इसका मास m है, और ये इस सिलेंडर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज लेट अस से r। अब भी तो हम यही पाते हैं कि पार्टिकल चाहे आप यहाँ कंसीडर करें, यहाँ कंसीडर करें, यहाँ कंसीडर करें, यहाँ कंसीडर करें, एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो हमेशा r होगा। तो यहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। सो चाहे एक इंडिविजुअल पार्टिकल r डिस्टेंस दूर रहे एक्सिस से और ये रोटेट करे, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। चाहे वो रिंग के फॉर्म में रहे, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। या फिर रिंग को हम थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेच कर दे और हमें एक हॉलो सिलेंडर मिले और मास जिसका m हो, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा। अब अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे, अब अगर सिचुएशन ऐसा हो कि अब हमारे पास आ गया है एक डिस्क। कैसा डिस्क? डिस्क का मास है m, और डिस्क का जो रेडियस है दैट रेडियस इज r। देखिए हम लोग हमेशा मास को m मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक का मास बराबर है। हमने डिनोट किया m से, कैपिटल M से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर भी कैपिटल M से इसे डिनोट किया गया है। मे बी इट इज़ ऑफ 500 ग्राम्स एंड दिस इज ऑफ 10 किलोग्राम्स। दोनों को हम m से डिनोट कर रहे हैं, वरना इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला आएगा फिर उसमें शुरू में बड़ा अटपटा लगता है। क्या अटपटा लगता है उस पर भी बात करेंगे। अगर भूल गया तो कमेंट में बताइएगा, मैं बहुत भूल जाता हूँ आजकल। सो यहाँ पर लेट अस से इसका रेडियस है कैपिटल R। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फिर इसके साथ दिक्कत यही है कि इसका हर एक पार्टिकल अगर देखे कहीं भी रैंडमली, मैं अगर एक फ्रैगमेंट कंसीडर करता हूँ, छोटा सा सेक्शन, ये तो कैपिटल R डिस्टेंस दूर है क्योंकि ये पेरिफेरी में है, बाउंड्री में है, लेकिन ये इसके लिए R क्या होगा? ये भी तो ऐसे ही रोटेट कर रहा है इस तरह से, इसके लिए R तो छोटा हो जाएगा। इसके लिए एक अलग सा R मिलेगा आपको, इसके लिए R ये होगा। सो फॉर डिफरेंट R's हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या टेक्निक होगा? उसके लिए हम ये देखते हैं कि हम किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। हम जानते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम ये भी जानते हैं कि एक से ज़्यादा बॉडीज़ का अगर कॉम्बिनेशन हो तो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का समेशन। उस लॉजिक से आगे बढ़ते हुए अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा पतला सा सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, ऐसा एक पतला सा सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? ये सेक्शन क्या है? ये हमें एक रिंग मिलेगा। ये बहुत पतला होना चाहिए, हम बहुत पतला मानेंगे इसे ताकि दिखे, हमें दिखे, इसीलिए ऐसा थोड़ा सा मोटा ड्रॉ किया गया है। इसका थिकनेस इज इनफाइनाइटेसिमल, तब जाके रिंग का बिहेवियर को ये फुलफिल करेगा। इनफाइनाइटेसिमल थिकनेस होगा, बहुत छोटा थिकनेस होगा। लेट अस से कि इसका जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज डी आर, स्मॉल लेटर r,
और ये जो रिंग है, ये रिंग कैसे सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ये रिंग जो है, ये रिंग, ये आर, इसका जो सेंटर है एक्सिस से इसका हर एक पार्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। और ये जो रिंग है इसका रेडियस है आर। रिंग का रेडियस आर, रिंग का थिकनेस डी आर। और हमने पहले ही माना था कि इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। ठीक, उस इंफॉर्मेशन को भी रखे रहता हूं यहां पर। सो हमने पहले ही ये माना था कि इसका रेडियस है आर और इसका मास है एम। ओके, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो हमने एक छोटा सा पट्टी ऐसा कंसीडर कर लिया जो कि जिसका रेडियस है आर और उसका भी ऑब्वियसली सेंटर होगा यहाँ पर, एक्सिस ही उसका सेंटर होगा। दैट मीन बड़े वाला डिस्क का सेंटर ही इसका भी सेंटर होगा, जिसका थिकनेस है डी आर। अगर हमें इसका मास पता चल जाए तो चूंकि इसका हर एक फ्रैगमेंट एक्सिस से, हर एक पार्ट एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। ऐसे बहुत इनफाइनाइट रिंग्स से बनकर ये डिस्क बनेगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं सबको तो फिर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, बिकॉज एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए हम जोड़ सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे थोड़ा छोटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे थोड़ा छोटा रिंग, उससे थोड़ा छोटा रिंग, उससे थोड़ा छोटा रिंग। इन सब का जो मोमेंट, इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबको हम जोड़ सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो हमारा पहला टास्क है ये जो पट्टी या फिर कहें रिंग, इस रिंग का मास कितना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मास पर यूनिट एरिया देखना होगा यहाँ पर, बिकॉज इसका एरिया, इस पट्टी का या रिंग का, हम ये फ्रंटल एरिया, टॉप से देखे जाने वाला एरिया, पीछे का एरिया छोड़ दीजिए। कभी ऐसा किसी ने पूछा था कि पीछे भी तो एरिया होता है, तो मास पर एरिया में आपने पीछे का एरिया कंसिडर क्यों नहीं किया। तो हम मास पर एरिया, ये जो एक क्वांटिटी के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि ये जो रिंग बना इसका मास कितना है। तो आप जिस नज़रिए से देखें, हम सिर्फ ऊपर वाले सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। हम कहेंगे मास पर ऊपर वाला सरफेस एरिया, मास पर ऊपर वाला सरफेस एरिया। हम कह सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमारा टारगेट है इसका मास निकालना, हम कुछ भी कर सकते हैं, सही होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं मास पर यूनिट एरिया कहता हूँ, क्योंकि वहीं से तो फिर इसका मास पता चल जाएगा, इसका एरिया अगर पता चले तो। सो मास पर यूनिट एरिया, लेट्स से that is sigma. Okay, so mass per unit area is equal to total mass डिवाइडेड बाय इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इसका, या फिर टॉप एरिया कितना होगा इसका, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर्ड। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर्ड। ये तो हो गया मास पर यूनिट एरिया। इसका अगर हम एरिया पता कर ले, ऊपर से दिखे जाने वाला एरिया अगर पता कर ले, तो इसका मास पता चल जाएगा। सो उसका अगर एरिया देखते हैं आप, लेट अस से दैट इज डी ए शुड बी इक्वल टू इस रिंग का एरिया, ऊपर से दिखे जाने वाला एरिया। सो दैट शुड बी इक्वल टू इसका जो सरकमफरेंस है विच इज 2 पाई स्मॉल लेटर आर इनटू इसका जो थिकनेस है विच इज डी आर। दिस विल एक्ट एज लेंथ एंड दिस विल एक्ट एज ब्रेथ। ये इतना पतला है कि आप इसे यहाँ से काट के स्ट्रेच करके सीधा कर सकते हैं, बहुत पतला है ये। तो उस समय सीधा जब कर देंगे, उस समय ये बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला है, ये सीधा हो जाएगा ऐसे। उस समय 2 पाई आर, उस पतला सा जो आपको एक बहुत पतला सा एक स्ट्रिप मिलेगा जो कि रेक्टेंगल की तरह होगा, इसका ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 2 पाई आर, और इसका विड्थ जो है, ब्रेथ जो है, ये डी आर हो जाएगा। बहुत पतला, काट के स्ट्रेच कर दें ऐसे। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। सो दैट छोटा सा एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। ये तो एरिया हो गया, यानी कि उसका जो मास होगा,
छोटा सा रिंग जो है उसका जो मास होगा वो हम कह सकते हैं दिस एरिया इनटू मास पर यूनिट एरिया। सो m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड इंटू 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से आप पाई और पाई कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड और यहाँ से हमें मिलेगा आर डी आर। ठीक है, ये तो इसका मास हो गया, इसका मास हो गया। यानी इस रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इस रिंग के लिए जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, क्योंकि इसका मास भी बहुत छोटा है, दैट शुड बी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू उस रिंग का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। शर्त यही है कि एक्सिस जो है रेडियस से पार, एक्सिस जो है सेंटर ऑफ सर्कल से पार होना होगा, सेंटर ऑफ रिंग से पार होना होगा। शर्त यहाँ पर पालन हो रहा है, शर्त का, शर्त सही है। तो हम ये कह सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसका मास विच इज 2m आर स्क्वायर्ड आर डी आर। थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मुझे अगर मैं इसे मूव करके ऊपर लेके चले जाऊं तो, यहाँ ओके, और इसे भी ले चलते हैं यहाँ। सो ये तो हो गया मास इनटू मास के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा रेडियस का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड आर क्यूब डी आर, आर क्यूब डी आर। ठीक है, हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब ऐसे ही छोटे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा करते करते बहुत सारे इनफाइनाइट रिंग्स से मिलकर बना हुआ होगा ये डिस्क। तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंडिविजुअल रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हम ऐड कर देंगे, यानी इसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेट हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ये वेरिएबल है। यहाँ m जो है r पे डिपेंडेंट नहीं है। आप रिंग यहाँ पर कंसीडर करें, यहाँ पर कंसीडर करें, यहाँ पर कंसीडर करें, टोटल मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल मास को, कैपिटल M को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल R को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज एज इट इज, वो तो है ही। आप कहाँ छोटा रिंग कंसीडर कर रहे हैं, बड़ा कंसीडर कर रहे हैं, R को कोई फर्क नहीं, R जो है वो है, उसका रेडियस उतना ही रहेगा, डिस्क का रेडियस उतना ही रहेगा, आपके कंसीडरेशन से ये r चेंज नहीं होगा। दैट मीन दिस r इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल लेटर r। तो कांस्टेंट्स को मैं बाहर रख लेता हूं, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म्स को बाहर रख लेता हूं, और इंटीग्रेट मुझे करना होगा r क्यूब डी आर को। इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा। पहला r आपको कहां पर मिलेगा, पहला फर्स्ट रिंग आपको कहां पर मिलेगा, पहला रिंग यहां पर होगा, पहला यहां से शुरुआत, उसके लिए r 0। फाइनल रिंग आपको कहां पर मिलेगा, फाइनल रिंग आपको यहां पर मिलेगा, ये फाइनल रिंग है। तो फाइनल रिंग के लिए r का वैल्यू जो हो जाएगा, लास्ट रिंग जो है r का वैल्यू, उसका रेडियस हो जाएगा इस r के बराबर। सो लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2m ओवर r स्क्वायर्ड, और यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करने से मुझे मिलेगा r टू द 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर लिमिट है 0 टू कैपिटल R। उस वैल्यू को मैं जब यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा, पहले तो अपर लिमिट यहाँ पर, तो कैपिटल R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस R के जगह ये 0, तो 0 तो वो 0 बना देगा उसे, इनटू कैपिटल R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। लोअर लिमिट अगर आप चाहें तो आपको दिखेगा लोअर लिमिट इज 0 डिवाइडेड बाई 4, विच इज़ टू बी नेग्लेक्टेड, या विच इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो यहाँ से आप ये पाते हैं कि इसे कैंसिल करेंगे तो ये पावर 2 बन जाएगा, और इसे आप यहाँ से कैंसिल करें तो ये यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो यहाँ हमें मिला हाफ इंटू m r स्क्वायर्ड। ठीक, तो डिस्क जिसका मास कैपिटल M है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर्ड। इसी की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर एक अद्भुत सा कन्फ्यूजन होता है जब हम लोग छोटे रहते हैं तब, कि भाई रिंग जो है, रिंग तो हल्का होता है, रिंग तो पतला सा एक रिंग है,
उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ज़्यादा, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि डिस्क है पूरा भरा पूरा है, इसका मास भी अधिक होगा, ये ज़्यादा भारी होगा, इसे घुमाना ज़्यादा कष्टदायक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ये हाफ mr² है। तो जो मैं बात कर रहा था ना, m एक सिंबल है, m इज़ फॉर टोटल मास ऑफ दैट बॉडी। इस नज़रिए से अगर आप देखें तो इस केस में, रिंग के केस में मे बी दैट m आधा किलोग्राम का हो, या जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मे बी दिस इज हाफ किलोग्राम। और डिस्क के केस में लेट अस से उतना ही r रेडियस का ही डिस्क है, इस डिस्क के केस में हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mr²। उस केस में मे बी दैट मास इज 10 kilograms। So there is a difference. m एक सिंबल है, सिंबल फॉर टोटल मास ऑफ दैट बॉडी। यहाँ पर दोनों का मास सेम होगा क्या? अगर ये आयरन का बना हुआ एक रिंग है, इतना बड़ा एक रिंग है, और ये आयरन का बना हुआ एक डिस्क है, इतना बड़ा एक डिस्क है सेम रेडियस का, क्या मास बराबर होगा दोनों का? ऑब्वियसली नॉट, इसका मास काफ़ी अधिक होगा। अगर आप ये भी मानते हैं कि दोनों का मास बराबर है, तो फिर दोनों का मास बराबर होने का एक और मतलब भी तो है। दोनों का मास बराबर जब आप मानते हैं तो उस समय आपको ये भी तो मानना होगा, लेट अस से इसी को मैं ले आता हूं, इसी को, दोनों को अगर मैं मानता हूं कि दोनों का, यहां पर मैं अगर मानता हूं कि दोनों का मास बराबर है, तब कैसे? इसका भी मास जो है, इसका भी, रिंग का भी मास वही है, तब इसके लिए mr², इसके लिए हाफ mr²। ऐसा क्यों? दोनों का मास बराबर का मतलब आप समझिए क्या हो सकता है। ये एक बहुत डेंस बॉडी से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, और ये बहुत हल्का एक कॉर्क जैसा मटेरियल से बना हुआ, बहुत हल्का कागज से बना हुआ है ये। तो दोनों में फर्क तो होगा ना, तब जाके इसका और इसका मास बराबर होगा ना, तो दोनों में तो फर्क होगा। और अगर सेम मास को मैं अंदर की तरफ इसी m मास को थोड़ा हिस्सा लेकर अगर मैं भीतर की तरफ ट्रांसफ़र करता जाऊं, तो एक छोटा सा यहाँ से मास मुझे तो अंदर भेजना होगा। सेम मास का बॉडी अगर मैं इसे डिस्क में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ से मास लेना होगा, थोड़ा हिस्सा यहाँ भेजना होगा, यहाँ भेजना होगा, हर जगह भेजना होगा, यहाँ से अंदर भेजना होगा, यानी थोड़ा खोखला होगा ये बॉडी। आप इमेजिन कीजिए ऐसा, थोड़ा खोखला, कॉर्क जैसा खोखला हो गया। तो यहां पर हो क्या रहा है, आप देखें, जो पार्टिकल कैपिटल R डिस्टेंस दूर था रिंग के केस में, वहीं से एक छोटा सा हिस्सा मुझे अंदर भेजना पड़ रहा है। यानी जिस छोटे से इस dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बन रहा था dmr², अब वही छोटा सा हिस्सा मुझे अंदर भेजना पड़ रहा है, जिसके लिए ये रेडियस जो है r से काफ़ी कम होगा, लेट अस से ये स्मॉल लेटर r हो गया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट तो गया। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा dm स्मॉल r², जहाँ पर ये कैपिटल R² था वहीं पर स्मॉल r² हो गया। यानी कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा रहे हैं, तब जाके रिंग डिस्क में कन्वर्ट होगा। इसीलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो अब अगर आपके पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr², तो आप क्या कर सकते हैं, इसी डिस्क को तीसरे डायमेंशन में z एक्सिस में आप स्ट्रेच कर सकते हैं विद द सेम लॉजिक जैसा हमने हॉलो सिलेंडर के केस में किया था। जब हम इसे स्ट्रेच करके तीसरे डायमेंशन में z एक्सिस के अलोंग ले जाते हैं, तो इस तरह से हमें सॉलिड सिलेंडर मिलता है। सॉलिड सिलेंडर को आप ऐसे पतला पतला काटे तो आपको ऐसा डिस्क मिलेगा। हर एक डिस्क आइडेंटिकल होगा, यहां से अगर एक्सिस पार हो तो हर एक डिस्क आइडेंटिकल होगा। इसके लिए जो लॉजिक लागू होगा, यहां पर भी सेम लॉजिक लागू होगा। डिस्क की आप जस्ट मोटाई बढ़ा रहे हैं, जो मास यहां पर है उसे थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। अगर एक पार्टिकल, एक हिस्सा यहां पर है, छोटा सा मास, हमें इस डिस्क की चौड़ाई बढ़ानी है ताकि यह हमें सिलेंडर जैसा लगे।
चौड़ाई हम मान लेते हैं डबल कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई को दुगना कर रहे हैं। यहाँ पर एक इस तरह का डिस्क है, इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई लेट अस से इतनी चौड़ाई है। हम चाहते हैं कि इसकी चौड़ाई दुगनी हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के मास को थोड़ा ऊपर भेज देंगे। लेकिन थोड़ा अगर यहाँ से ऊपर आया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर आधा मास को ऊपर भेज देते हैं, आधा को रख देते हैं, फिर आधा मास यहाँ से लेते हैं ऊपर रख देते हैं, आधा रख देते हैं, थोड़ा सा खोखला जैसा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर गौर से देखें तो मास का डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही है। हम इसी डिस्क को स्ट्रेच करके हम इस तरह का सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हाफ mr² हो, तो इसके लिए भी, ये अगर रेडियस है तो इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इंटू इस सिलेंडर का मास इंटू r² होगा। क्योंकि इसी सिलेंडर को चपटा कर दे तो डिस्क बन जाता है, डिस्क को स्ट्रेच कर दे तो सिलेंडर बन जाता है। जैसे रिंग के केस में हुआ था, रिंग से हमने हॉलो सिलेंडर हम पहुंचे थे हॉलो सिलेंडर तक। सेम इन द सेम वे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब अगर आपके पास स्फीयर रहे, एक हॉलो स्फीयर मतलब बहुत पतला एक लेयर से बना हुआ एक स्फीयर, भीतर से खाली, वो हॉलो स्फीयर हो गया। और पूरी तरह से सॉलिड, बिल्कुल जमा हुआ, एकदम खाली जगह बिल्कुल नहीं है, पूरा भरा पूरा है, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर भी आप उसी तरह का लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ एक पतला सा अगर आप लेयर स्लाइस काटते हैं तो आपको रिंग मिलेगा। यहाँ पर अगर आप स्लाइस काटते हैं तो आपको डिस्क मिलेगा, बिकॉज ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, इसीलिए आपको रिंग मिलेगा। ऐसे ही आप अलग अलग स्लाइसेस काट कर इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंटीग्रेशन के माध्यम से आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। इस केस में आप पता कर सकते हैं टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। यहाँ डिस्क, इंडिविजुअल डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंटीग्रेट करके आप पता कर सकते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। आप जब कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 2/3 mr², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शर्त यही है कि ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ पतला लेयर हो, उसका बहुत मोटा लेयर हम नहीं मान सकते हैं, जो बात हम लोग रिंग के लिए कर रहे थे और हॉलो सिलेंडर के लिए कर रहे थे, सेम लॉजिक यहाँ पर भी। और इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/5 mr² मिलेगा। r इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड m इज़ द मास, ये आपको मिलेगा। सो इसका डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे, अभी करेंगे, तो फिर इसका जो एसेंस है, असली एसेंस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक अलग सा सीरीज़ में हम लोग इसे डिराइव कर लेंगे, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका लिंक आपको यहीं कहीं मिल जाएगा स्क्रीन में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंटीग्रेट करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास ये फार्मूला हो कि हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ऐसे ही छोटा एक हॉलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर हॉलो स्फीयर करते करते हमें तो सॉलिड स्फीयर मिलेगा। तो आप यहाँ से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, रिंग से यहाँ, डिस्क के से यहाँ, या फिर यहाँ से भी आप इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो कहानी को हम लोग यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी से हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो रोटेशनल मोशन का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वहीं आपको फिर आगे की कहानी आपको पता चलेगी। जल्द मिलेंगे।